हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग अब वीआरएफ का डिजाइनिंग कर रहे थे, तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वीआरएफ इक्विपमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप लोगों ने देखी चुके होंगे उस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, जो फाइनल स्कीमेटिक डायग्राम, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि साइट का काम करते हैं, तो वो कैसे बनाया जाता है वो बनाएंगे हम लोग। पूरा मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विपमेंट सिलेक्शन कर लिया था। इक्विपमेंट सिलेक्शन करने के बाद जैसे ये हमारे पास 11 एरिया है, ठीक है। ऑफिस 1 मीटिंग रूम, ऑफिस 2 जो भी है उसका करेक्टेड कैपेसिटी, फाइनल कूलिंग लोड और हीटिंग लोड आ गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। उसको हम बनाएंगे तोशिबा का एक सॉफ्टवेयर आता है सिलेक्शन टूल के नाम से। तो उस सिलेक्शन टूल में हम लोग क्या करते हैं कि दो मेथड होता है उसमें। एक तो होता है विजार्ड मेथड और दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप में एक्चुअली क्या होता है विजार्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में। विजार्ड मेथड में पहले तो सिलेक्शन टूल का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन टूल में जैसे उसका फ्लो डायग्राम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन टूल उसके, तो हम लोग उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो उसमें हम लोग फिर सेलेक्ट सिस्टम मेथड, सेलेक्ट सिस्टम मेथड, मतलब सिस्टम सिलेक्शन। बेसिकली ये सिलेक्शन मेथड होता है, सिलेक्शन मेथड। उसके बाद जब मेथड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग आउटडोर टेम्परेचर इंटर करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर इंटर करने के बाद हमारे पास इसमें दो तरह का मेथड होता है इस सिस्टम सिलेक्शन मेथड में। एक तो होता है आपका विजार्ड टाइप सिलेक्शन, और दूसरा होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। विजार्ड टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंडोर यूनिट सेलेक्ट करते हैं, आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंडोर आउटडोर यूनिट को लिंक कर देते हैं। उसके बाद पाइपिंग ड्राइंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप में हम लोग क्या करते हैं कि पहले पाइपिंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं। लिख देता हूँ, क्रिएट क्रिएट पाइप डायग्राम करते हैं हम लोग। उसके बाद इंडोर यूनिट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इंडोर यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को लिंक कर देते हैं, लिंक इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। उस आउटडोर और इंडोर को लिंक कर देंगे। उसके बाद यह क्रिएट पाइपिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल का प्रोसीजर पूरा। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सिलेक्शन टूल का ये मेथड आप लोग लिख सकते हैं। जो फ्लो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट बेसिकली। तो हम लोग आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉपर
ड्राइंग बनाता हूँ कि जैसे कि आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक आउटडोर यूनिट लगाएंगे। आउटडोर यूनिट से रेफनेट के द्वारा या फिर वाई जॉइंट के द्वारा सारे इंडोर यूनिट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। फिर इस बेस पे स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। अगर मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में बनाना स्टार्ट कर दूँ तो मैक्सिमम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम बनाने के लिए कई बनाते हैं। मान लीजिए एक ये आपका फ्लोर प्लान है पूरा हमारा। और टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये फ्लोर प्लान हो गया। फ्लोर प्लान में हमारा कितना टोटल एरिया था, 11 एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक। 11 रूम्स बना लेते हैं हम लोग। 11 रूम्स मैं ऐसे ही नॉर्मल फ्लोर प्लान बना देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, ऐसे रन देते हैं। 5, 6 हो गया। 7, 8, 9, 11। तो टोटल यहाँ पे हमने 11 रूम बना लिए। इसकी मार्किंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो 12 रूम बन गया। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12। तो एक रूम को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसको बना देते हैं, स्टोर रूम बना देते हैं। ये हमारा स्टोर हो गया। यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ, ठीक है। 11 रूम हो गया। यहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं करूँगा। आप जैसे ऑफिस मीटिंग ये समझ लेना। आप यहाँ से एक से स्टार्ट हो रहा है। एक, तो इस तरीके से ये रूम का किया हुआ है। ये एक 6 नंबर रूम मतलब लॉकर रूम। अगर यहाँ हम 6 नंबर रूम का बात करेंगे तो ये लॉकर रूम होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मशीन लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक कैसेट टाइप मशीन लगा रहा हूँ। तो 4 वे कैसेट होता है, यहाँ भी 4 वे कैसेट होता है। ये सब ऑफिस रूम ही है, तो हम इसमें कैसेट यूनिट ही लगा देते हैं सब में। 4 वे कैसेट यूनिट मैं अभी बताऊंगा आपको कि 4 वे कैसेट यूनिट दिखता कैसे है उसका डायग्राम। यहाँ पे हमने 11 का 11 मशीन लगा दिया। अब मशीन तो लग गया। ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट फ्लोर था। और हम आउटडोर यूनिट लगा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। मान लीजिए कि ये हम यहाँ से इस पॉइंट से पाइपिंग को लेके मतलब लेके आएंगे सेकंड फ्लोर से। अभी मैं साइड में ही आउटडोर यूनिट लगा के दिखाता हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे हम लोग इस तरीके से 2 आउटडोर लगाएंगे। आउटडोर का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 2 या 3, वो डिपेंड करता है टोटल कैपेसिटी पे। अभी मैं 2 शो कर रहा हूँ। फिर दोनों आउटडोर यूनिट क्या होगा कि एक टी जॉइंट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे टी जॉइंट होगा। उसके बाद हम लोग पाइप को अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे लगा देंगे एक वाई जॉइंट। एक इस वाई जॉइंट से क्या होगा, इस वाई जॉइंट से क्या होगा, एक पाइप हम लोग ऐसे ले लेंगे और फिर यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगाएंगे और इस मशीन को कनेक्ट कर। दूसरा वाई जॉइंट हम लोग इस रूम में लगाएंगे और इस मशीन को कनेक्ट। तीसरा वाई जॉइंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस मशीन। चौथा से मैं ये कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो ये बेंड मैक्सिमम लेते हैं 500 mm होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वाई जॉइंट यहाँ लेंगे और इस मशीन को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से एक वाई जॉइंट
वाई जॉइंट यहाँ लगा के हम इस रूम में वाई जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस मशीन को कनेक्ट कर लेंगे, एक वाई जॉइंट लगाएंगे, इसको तो आप जब भी मतलब स्कीमेटिक डायग्राम बनाने जाएं तो उससे पहले आप एक प्लेन पेपर पे इस तरीके का डायग्राम अगर बना लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा आसानी होगा पाइपिंग डायग्राम बनाने में। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, सारे मशीन का। कैपेसिटी अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू देना था। इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लिया। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हम लोग जैसा कि मैंने बताया था, आप पहले मेथड सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए आप एडिट में जाएंगे, ठीक है। एडिट में जाने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, एडिट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक पॉपअप आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टार मार्क जो भी है वो कंपलसरी इनपुट आइटम है, तो उसको आपको भरना ही भरना है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर भर देता हूँ, मान लीजिए प्रोजेक्ट नंबर कितना है, 101 है। और प्रोजेक्ट नेम क्या है, एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट नेम है। और कस्टमर नेम क्या है, ABC, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे स्टार मार्क था वो मैंने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद डिटेल इनपुट एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव बटन दिख रहा होगा, आपको सेव कर देना है। सेव करके यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। ये कट हो गया। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट पे जाना, मतलब कि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आप सीधा सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, या फिर एडिट में जाके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको मेथड सेलेक्ट करने का आएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं या फिर डबल क्लिक करेंगे तो वो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको मेथड सेलेक्ट करने का है, सिस्टम सिलेक्शन मेथड। आपको डिजायर टाइप सिलेक्शन और ड्रैग एंड ड्रॉप ड्राइंग। तो हम लोग फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप बना, ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्लिक करेंगे, रेफ्रिजरेंट सिस्टम आ गया। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में हमें क्या करना है, ये दिख रहा है ना आपको, आउटडोर टेम्परेचर इंफॉर्मेशन। आउटडोर टेम्परेचर इंफॉर्मेशन यहाँ से आके डिग्री सेल्सियस में है। तो कूलिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हीटिंग वेट बल्ब टेम्परेचर, जो भी आपका सिलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कूलिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड हीटिंग 6 डिग्री सेल्सियस। जो भी आउटडोर टेम्परेचर था वो यहाँ पे इंटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर है तो आप डिफरेंट टेम्परेचर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे, फिर इसको काट देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपको न्यू रेफ्रिजरेंट स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये अब पूरा रेफ्रिजरेंट सिस्टम हम लोगों को बनाने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक आउटडोर यूनिट दिख रहा है, एक आउटडोर यूनिट से 2 इंडोर यूनिट कनेक्टेड है फिलहाल। और यहाँ पे आपको बहुत सारा इंडोर यूनिट दिख जाएगा, जैसे फोरवेक एसिड डिस्चार्ज यूनिट है, कॉम्पैक्ट फोरवेक एसिड जो कि 600/600 का होता है, और फोरवेक डिस्चार्ज नॉर्मल होता है जो 900/900 का होता है डायमेंशन में। उसके बाद टू वे डिस्चार्ज हो गया, वन वे हो गया, कंसील्ड डक्ट टाइप हो गया, कंसील्ड डक्ट हाई स्टैटिक प्रेशर डक्ट हो गया, स्लिम डक्ट हो गया, इसका हाइट 200 mm होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप का इंडोर यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेशर यूनिट भी है। उसके बाद ब्रांच में, ब्रांच आप किस टाइप का लगाना चाहते हैं, अगर वाई शेप ब्रांचिंग चाहिए इस तरह का, या फिर फोर ब्रांचिंग हेडर चाहिए। जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे हम लोग कि किस किस तरह का ब्रांच होता है। वाई ब्रांच होता है, फोर वे ब्रांच जिसमें एक ब्रांच लग जाएगा, वहाँ से हम लोग कॉपर पाइप को ले जाके इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर 8 ब्रांचिंग हेडर जिससे 8 इंडोर यूनिट कनेक्टेड होगा। अब मेन यहीं पे स्टार्ट होता है हमारा। देखिए आपको यहीं, इसीलिए मैंने ये फ्लो डायग्राम बनाया था ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए आउटडोर यूनिट के बाद एक ही वाई जॉइंट है, एक वाई जॉइंट के बाद ये दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। उसके बाद ये वाला सिस्टम अलग और ये सिस्टम,
चलो मतलब कि मान लीजिए ये सर्किट 1 हो गया, ये सर्किट 2 हो गया। एक फॉर एग्जांपल हम ये ऐसे लेके बता रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक इंसर्ट करेंगे। वॉइस से ब्रांच हमको इंसर्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके का बन गया, इस तरीके का बन गया। अब नीचे वाला जो वाई जॉइंट है उससे हम लोग 4 इंडोर यूनिट कनेक्ट कर लेंगे। इस यहाँ पे हम लोग 4 यूनिट इंडोर यूनिट कनेक्ट करेंगे। वाई से 1 2 फिर इंसर्ट करेंगे। जैसे 1 2 3 एक बार वाई से हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 1 2 इस वाई जॉइंट से जो मेन वाई जॉइंट था, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट वाई जॉइंट से हमने क्या किया कि 3 रेफनेट या फिर वाई जॉइंट लगा के 4 इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लिया। 3 रेफनेट लगाया, 4 इंडोर यूनिट कनेक्ट किया। सेकेंड में हम लोग जो चलेंगे, सेकेंड में देखेंगे कि इस रेफनेट के बाद एक और रेफनेट है या फिर वाई जॉइंट है, फिर एक इंडोर यूनिट कनेक्ट। इस रेफनेट के बाद एक और रेफनेट है, फिर एक इंडोर यूनिट कनेक्ट हो गया। उसके बाद इस ये जो रेफनेट आगे बढ़ रहा है, यहाँ से कितना रेफनेट है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पहले। 1 2 3 5 6 एक 1 2 3 4 6 इंडोर यूनिट अगर 7 होगा तो रेफनेट 6 होगा। 7 इंडोर यूनिट को कनेक्ट करना है तो 6 रेफनेट हम लोग देते हैं। एक 2 रेफनेट लग गया और रेफनेट कर देते हैं। 3 रेफनेट हो गया, फिर चौथा रेफनेट, पांचवा, उसके बाद ये 6 रेफनेट हो गया तो 7 इंडोर यूनिट कनेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इंडोर यूनिट कनेक्ट हो, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम लोग एंटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आउटडोर डिटेल देख लेते हैं। आउटडोर पे हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे। आउटडोर पे जाने के बाद पर इसको ऑटो रखेंगे। ऑटोमेटिक रखने का मोटिव यही है कि जब हम लोग इंडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे उस बेस पे आउटडोर यूनिट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम लोग चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक। 7 तक हम लोग कौन कौन सा मशीन है, जैसे 1 to 7 तक एक ये अलग पार्ट हो जाएगा हमारा। तब ये हमारे ये 4 मशीन अलग ये हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या था हमारा, जो हम लोग मान लीजिए कि सब में हम कैसेट यूनिट ही लगा रहे हैं। कैसेट यूनिट ही आपको दिख रहा है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप थी जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले आपको यहाँ से मशीन को सेलेक्ट करना है, ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जहाँ भी लगाना है, जैसे नो कंपोनेंट दिखा रहा है एक बार इस पे हम लोग ले आके ड्रॉप कर देंगे तो ये मशीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मशीन ऐड होगा आपको एक पॉपअप खुलेगा। पॉपअप खुलने के बाद ये मशीन का मॉडल देख सकते हैं। ये कैसेट यूनिट है। जो भी इंडोर यूनिट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल कैसेट यूनिट ही लगाएंगे। उसके बाद हमें नेमिंग करना होगा इंडोर यूनिट का। मान लीजिए इस इंडोर यूनिट का हम नाम रख देते हैं VR01, ठीक है। रूम नेम क्या था हमारा, ऑफिस 01, ऑफिस 01। उसके बाद क्या होता है, फ्लोर नेम फर्स्ट फ्लोर दे देंगे। इंडोर यूनिट सिलेक्शन मेथड, इंडोर यूनिट सिलेक्शन मेथड में या तो आप ऑटोमेटिक रखेंगे या फिर कैपेसिटी रैंक के अकॉर्डिंग कितने किलोवाट का था उतने किलोवाट का आप यहाँ से मशीन सेलेक्ट कर लें। फिलहाल हम लोग ऑटो रखते हैं। ऑटोमेटिक रखेंगे तो इंडोर के बेस पे आपका आउटडोर यूनिट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इंडोर एयर कूलिंग ड्राइवर टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। और
हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हो कितना पे कर रहे हैं 20, मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया तो ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस हम ले लेंगे। 24 डिग्री सेल्सियस लेने के बाद ये यहाँ पे जो इंडोर वेटेबल टेम्परेचर जो होगा वो ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट होगा बेस्ड ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। भी नॉर्मल ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होता है वो 50% चाहिए होता है। तो जैसे मैंने 50% इंटर किया, ये 19 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो चेंज हो जाएगा, अभी 17.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इंडोर यूनिट इंडोर हीटिंग ड्राइवर टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब हीटिंग का टेम्परेचर जो भी होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीटिंग का टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हीट लोड में कूलिंग कैपेसिटी आया था, कूलिंग कैपेसिटी था 6.6 किलोवाट और हीटिंग था 7.4 किलोवाट। तो कूलिंग में हम लोग डाल देते हैं 6.6 किलोवाट। और कूलिंग सेंसेबल हीट जो है यहाँ पे जैसे 4.9 दिखा रहा है, इस 4.9 से आपका कम होना चाहिए, या फिर आप 4.9 डाल सकते हैं। 4.9 मैंने डाल दिया। बाद हीटिंग के जो कैपेसिटी था 7.4, यहाँ पे मैंने 7.4 किलोवाट डाल दिया। इस बेस पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने कैपेसिटी रैंक सेलेक्ट कर लिया है 8 किलोवाट का, और 9 किलोवाट कूलिंग और हीटिंग कैपेसिटी। 3 HP का मशीन है ये। उसके बाद एक और चीज़ डालना होगा, फिर पाइपिंग लेंथ फ्रॉम जॉइंट इक्विवेलेंट लेंथ और पाइपिंग लेंथ फ्रॉम जॉइंट एक्चुअल लेंथ। तो जैसे पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बारे में, वो लेंथ हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे इंडोर यूनिट का कौन सा लेंथ होगा, पाइपिंग लेंथ फ्रॉम जॉइंट। जॉइंट, अब ये देख रहे हैं आप, ये जॉइंट है, तो ये जो फर्स्ट वाई जॉइंट है यहाँ से इंडोर यूनिट में जो जा रहा है पाइप, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ये मान लीजिए मेरा कितना है, एक्चुअल मान लीजिए कि 3 मीटर है, एक्चुअल 3 मीटर है, और पाइपिंग लेंथ इक्विवेलेंट 3 मीटर हो गया, और एक्चुअल मान लीजिए 2.8 मीटर हो गया, ठीक है। और हाइट डिफरेंस क्या है, हाइट डिफरेंस जैसे कि हम लोग आउटडोर यूनिट सेकंड फ्लोर पे लगा रहे हैं एक छत पे, और इंडोर यूनिट लगा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के रूफ पे सीलिंग पे। तो यहाँ पे जो फ्लोर का जो डिफरेंस होगा, हाइट डिफरेंस 4 मीटर का एक फ्लोर है, तो हाइट डिफरेंस हमारा 4 मीटर का हो गया इंडोर और आउटडोर के बीच का। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो 4 मीटर इंटर हो गया। के अकॉर्डिंग फिर आपको नीचे कुछ चेंज नहीं करना है, पाइप साइज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, फैन स्पीड हाई होना चाहिए। अब इंडोर यूनिट पहले का हम लोग सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्रॉस क्लिक कर देंगे, काट देंगे। जैसे कि एक इंडोर हमने सेलेक्ट किया, उस बेस पे इसने 8 HP का आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर लिया है। आइए अब नेक्स्ट सेकंड हम करते हैं। सेकंड विद मीटिंग रूम में 5.2 एंड 5.8 हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर इसी इंडोर यूनिट को हम लोग कॉपी करके, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा इसमें, कॉपी करके इस इंडोर यूनिट पे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। सेम इनपुट जो हम लोग यहाँ एंटर किए थे वो इनपुट यहाँ पे एंटर, VRF1 हो गया, VRF2 हो गया, बट इसमें हमें रूम्स वगैरह चेंज करना होगा, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या चाहिए, मीटिंग रूम 1, यहाँ चेंज कर सकते हैं। मीटिंग रूम 1 कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे इंडोर और ड्राई बॉल, वेट बॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब हमें चेंज नहीं करना था। अगर नया इंडोर यूनिट लाते तो वहाँ पे सबको चेंज करना पड़ता फिर से, इसलिए। अब हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे डाल देते हैं। कूलिंग का मेरा 5.2 एंड 8.2 मैं डाल देता हूँ, 5.8, 5.2 एंड 5. उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ, यहाँ पे सेम सेम रूम साइज है तो पाइप साइज वगैरह हर चीज़ यहाँ पे
सेम है। मान लीजिए अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा पाइप, उसको आपको ड्राइंग पे मेजर करना होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा 4 है इक्विवेलेंट और एक्चुअल है 3.8। हाइट डिफरेंस तो सेम ही होगा फ्लोर का। उसके बाद हम लोग कर देते हैं इसको यहाँ पे 4 वे एयर डिस्चार्ज यूनिट सिलेक्ट हो गया, कैसे टाइप यूनिट। फिर से हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद 2 यूनिट हमने लगा दिया। उसके बाद तीसरे में भी हम यहाँ से फिर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। फिर से चेंज करके मैं बताऊंगा। ये प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BRF यूनिट का नेम लिख देते हैं। BRF यूनिट 3 रूम का नाम का था ऑफिस 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफिस 2, ठीक है। उसके बाद फ्लोर कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे मशीन सिलेक्शन हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे। इंडोर कूलिंग जो भी लोड है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी 50% है। हीटिंग टेम्परेचर जो भी यहाँ पे दिया हुआ ऑटोमेटिक हम लोग यही अभी रहने देते हैं। जो भी हीटिंग का डिजाइन टेम्परेचर होगा वहाँ यहाँ पे वो टेम्परेचर आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कूलिंग और हीटिंग कैपेसिटी देखते हैं 4.2 एंड 4.6। कूलिंग हो गया 4.2। कूलिंग सेंसेबल कैपेसिटी हम 3.2 देते हैं। हीटिंग हमारा 4.6 दिया हुआ है। उसके बाद पाइपिंग इक्विवेलेंट लेंथ रूम नंबर 3 आ गया है। यहाँ पे जो भी लेंथ है हमारा पाइपिंग का वो पाइपिंग लेंथ एंटर करेंगे। इक्विवेलेंट 3 हो गया, इक्विवेलेंट 3 हो गया और एक्चुअल 2.8 हो गया, ठीक है। हाइट डिफरेंस 4 हो गया। अब कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अब डायरेक्ट आपको फैन स्पीड हाई रहना चाहिए। सीलिंग पैनल उसका है, पैनल नेम तो लगाते हैं डिजाइन। ये जो आगे वाला पैनल है वो मॉडल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा हमने सिलेक्ट कर लिया मशीन, इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा मशीन। उसके बाद हम लोग इसी मशीन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या एडिट करेंगे। एडिट करने का मतलब है कि कौन सा रूम है, ऑफिस लॉकर रूम है यहाँ पे, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। लॉकर रूम कर देते हैं। ये लॉकर रूम हो गया, फर्स्ट फ्लोर है। उसके बाद इंडोर आउटडोर टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसका कूलिंग और हीटिंग लोड एंटर कर देना है। कूलिंग लोड कितना 3.3 हो गया। उसके बाद कूलिंग सेंसेबल कैपेसिटी हम लोग 4 एंटर कर देते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद 3.7 एंटर कर देते हैं, 3.7। एक्चुअल लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ सेम है 3 एंड 2.8। हाइट डिफरेंस भी 4 मीटर है। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट मशीन है हमारा। फिर हम लोग इस मशीन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा रूम है, मीटिंग रूम 2 है। अब मीटिंग रूम 2 यहाँ पे आ गया ये। इसको हम लोग मीटिंग रूम 2 लिख देते हैं। 5वां नंबर मशीन है, फर्स्ट फ्लोर है, टेम्परेचर सेम है, सिर्फ हीटिंग और कूलिंग लोड चेंज करना है। कूलिंग कैपेसिटी मेरा कितना है
12.9 है, 12.9 यहाँ पे 9.8 कर देते हैं और हीटिंग कैपेसिटी है 14.8। ठीक है, 14.8 आ गया है मीटिंग रूम में। मीटिंग रूम में हम लोग डक्टेबल मशीन लगाते हैं क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है। डक्टेबल मशीन लगाएंगे, बड़ा वाला मशीन, तो और डक्ट के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। डक्ट ग्रिल डिफ्यूजर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 12.9 एंड 14.8 कर दिया और 9.8 रहने देते हैं कूलिंग सेंसिबल कैपेसिटी, या फिर 10.7 कर दीजिए और 14.8 हो गया। और पाइपिंग लेंथ मेरा कितना है, इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा और एक्चुअल लेंथ 3.9 कर देता हूँ मैं। और हाइट डिफरेंस 4 मीटर ही है। इस हिसाब से इसमें एक 6 HP का आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद लॉकर रूम 2 आ जाएगा। लॉकर रूम 2 में कैसे यूनिट लगाते हैं, काट दीजिए। लॉकर रूम में हम लोग कैसेट लगाते हैं, तो कैसेट को कॉपी कर लेंगे। कैसेट यूनिट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इसका नंबर वगैरह चेंज कर देते हैं। कौन सा नंबर है ये नंबर इक्विपमेंट है। लॉकर लॉकर रूम कौन सा है, लॉकर रूम 2 हो गया ये, लॉकर रूम 2। अब लॉकर रूम 2 में ये डिज़ाइन तो चेंज नहीं करना है हमें, टेम्परेचर वगैरह। इसमें हम लोग सिर्फ उसका कूलिंग और हीटिंग कैपेसिटी चेंज करेंगे। 3.3 एंड 3.7, 3.3 एंड 3.7 जो सेम मशीन है जो लॉकर रूम 1 में लगा हुआ था। और पाइप जॉइंट इसका इक्विवेलेंट 3 रहने देते हैं, 4 मीटर। उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं सेव। यहाँ पे एक लॉकर रूम 1 था, ये सेव कर दिया मैंने। ये जो लॉकर रूम है ये लॉकर रूम 1 है। लॉकर रूम 1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। के बाद 7वां नंबर मशीन रेस्ट रूम है। इसमें भी कैसेट यूनिट लगाएंगे, कैपेसिटी 5.2 एंड 5.8। इस मशीन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। 7 नंबर मशीन हो गया। और ये कौन सा रूम है, रेस्ट रूम हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर ही है, टेम्परेचर डिजाइन टेम्परेचर सेम रहेगा। और 5.2 एंड 5.8 कूलिंग कैपेसिटी है 5.2, 4.9 और हीटिंग कैपेसिटी 5.8, 5.2 एंड 5.8। पाइपिंग लेंथ हम चेंज कर देते हैं। 7वां रूम ये रूम है। पाइपिंग लेंथ इसमें मान लीजिए इक्विवेलेंट लेंथ 5 मीटर है। इक्विवेलेंट लेंथ 5 मीटर है और एक्चुअल लेंथ हो जाएगा इसका 4.5 मीटर। और हाइट डिफरेंस तो सेम ही है पूरे फ्लोर का, 4 मीटर। उसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ तक हम लोगों ने एक ब्रांच का पूरा कर लिया, एक ब्रांच का पूरा कर लिया। अब सेकंड ब्रांच में हम लोग 4 यूनिट लगा हुआ है, इन 4 यूनिट को लगा देते हैं, फिर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्मोकिंग रूम है। स्मोकिंग रूम, इस कैसेट यूनिट को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा कौन सा 8वां नंबर मशीन है। ये 8 नंबर मशीन हो गया, स्मोकिंग रूम हो गया। फर्स्ट फ्लोर ही है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा, डिजाइन टेम्परेचर वगैरह सेम रहेगा। सिर्फ हमें यहाँ पे कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी चेंज करना है, 3.3 एंड 3.7।
यहाँ पे 3.3, 5.5 एंड 3.7 चेंज कर दिया हमने। कूलिंग सेंसेबल कैपेसिटी चेंज हो गया 6.2 कर दीजिए, 7.7, 3.3, 9.8 एंड 3.7। ठीक है, तो यहाँ पे पाइपिंग कैपेसिटी कितना है हमारा, फॉरवर्ड डिस्चार्ज यूनिट ही लगा रहे हैं 6 HP का। यहाँ पे कैंसिल कीजिए, इसको एडिट करते हैं। कूलिंग कैपेसिटी कितना है, 3.3 किलोवाट, 3.3 किलोवाट। और यहाँ पे कूलिंग सेंसेबल कैपेसिटी 5.5 एंड हीटिंग कैपेसिटी हो जाएगा मेरा कितना है, 3.7। और पाइपिंग इक्विवेलेंट लेंथ मान लीजिए कि 3 है और एक्चुअल लेंथ 2.8 है और हाइट डिफरेंस मेरा 10 है। इसको हम अब कर देते हैं सेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर यहाँ से एक ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया। कौन सा रूम है हमारा, रिसेप्शन रूम है, रिसेप्शन और हीटिंग VRF 09 यूनिट नंबर हो गया, रूम नंबर हो गया, रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन रूम कर देते हैं, रिसेप्शन रूम। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था और ऑटोमेटिक सिलेक्शन यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% और 4.2, 4.2 एंड 4.6। ठीक है, 4.2, 4.6, 3 मीटर एंड 2.8 मीटर, डिफरेंस 4 मीटर। तो कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट मशीन है हमारा, यहाँ से ड्रैग यहाँ ड्रॉप कर देंगे। इसका कैपेसिटी कितना है, 5.2 एंड 5.8। ये VRF 10 हो गया, रूम नंबर ऑफिस 3 फर्स्ट फ्लोर, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, 24 डिग्री सेल्सियस, 50% और हीटिंग कूलिंग कैपेसिटी 5.2 एंड 5.8, 5.2, 4 एंड 5.8। उसके बाद मान लीजिए 3 और 2.8 कर देते हैं 4 और फिर से ये भी सेव कर देंगे इस मशीन को भी। इस मशीन को मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट आया, फिर हम ड्रैग किए यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, उसके बाद यहाँ पे VRF 11 हो जाएगा। आपका रूम नंबर कौन सा है, रिसेप्शन एरिया ये भी है, रिसेप्शन एरिया हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 50% कर देते हैं। और कूलिंग कैपेसिटी कितना है मेरा यहाँ पे 3.3 एंड 3.7 एंड 3.6.7। मान लीजिए इसका 4 एंड 3.8 हो गया, हर डिफरेंस 4 हो गया। 1.7 HP का मशीन यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और इसको कर देते हैं सेव। तो इस तरीके से एक पाइपिंग डायग्राम बन गया यहाँ पे हमारा, पाइपिंग डायग्राम बन गया। अब पाइपिंग डायग्राम जैसे हम लोगों ने बनाया उस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन होगा 32 HP का मॉड्यूल, 32 HP का है जिसमें 16 HP का 2 आउटडोर लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हमें फुलफिल करना होता है। जैसे तो सिस्टम इंफॉर्मेशन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा
टोटल आउटडोर यूनिट कैपेसिटी 32 HP हो गया, आउटडोर यूनिट क्वांटिटी 2 हो गया, आउटडोर यूनिट इंस्टॉलेशन पोजीशन के बाद इंडोर यूनिट 11 है हमारा। टोटल इंडोर कैपेसिटी है 31.6 SP है। कनेक्टेड परसेंटेज जो है वो 99% है। ठीक है, सेम वैसे ही कूलिंग आउटडोर कैपेसिटी वगैरह दिया हुआ है, तो ये सब भी आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी हमने जो भी वाई ब्रांच से इंडोर यूनिट का जो पाइपिंग लेंथ था वो हमने डाल दिया, बट वाई ब्रांच से वाई ब्रांच का जो पाइप डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो पाइप जो डिस्टेंस है, कनेक्टिंग पाइप जो है वाई जॉइंट टू वाई जॉइंट, यहाँ का भी हमें पाइपिंग लेंथ डालना पड़ेगा। तो आइए पाइपिंग लेंथ डाल देते हैं सबका। पाइपिंग लेंथ यहाँ से मुझे जैसे मान लीजिए ये पाइपिंग लेंथ हमें डालना है, मैं इस वाले वाई जॉइंट को क्लिक करूँगा और यहाँ इसको मैं डबल क्लिक करेंगे तो एडिट आ जाएगा, ये दूसरा वाई जॉइंट है। ठीक है, इस फिर मैं क्या करता हूँ कि ये वाई यहाँ पे मान लीजिए ये वाई जॉइंट 1 है, पहला वाई जॉइंट। पहले वाई जॉइंट का हम लोग डालेंगे जैसे एक्चुअल लेंथ, इस वाई जॉइंट से वाई जॉइंट कितना देखते हैं। एक्चुअल मान लेते हैं हम 4 मीटर है एंड इक्विवेलेंट 4.1 मीटर है। इसको हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 4.1। जैसे कि अब देख रहे हैं 4 एंड 4.1 अपडेट हो चुका है। सेम वैसे ही अब इस पाइप का हमें डालना पड़ेगा, ये वाला जो भी वाई जॉइंट टू वाई जॉइंट पाइप है, इस ये वाला डिस्टेंस हम लोग डाल रहे हैं पाइपिंग लेंथ। अब ड्राइंग से मेजर करेंगे, मेजर ऑटोकैड में मेजर करके यहाँ पे डालेंगे एक्चुअल और इक्विवेलेंट। उसके बाद हम इस वाले वाई जॉइंट में आ जाते हैं। एक्चुअल लेंथ मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 मीटर है, इक्विवेलेंट 5.1 मीटर, तो ओके कर देते हैं। उसके बाद इस वाई जॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। वाई जॉइंट पे मेरा एक्चुअल लेंथ कितना है, 5.1 इक्विवेलेंट लेंथ, ओके कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट हो गया था, अब यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अपडेट हो गया। अब यहाँ अपडेट करना है तो इस वाई जॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा डबल, 6 मीटर एंड 6.1 मीटर पाइपिंग लेंथ मैंने डाल दिया। तो पाइपिंग लेंथ के लिए आपको सबके लिए अलग अलग से मेजर करना पड़ेगा ड्राइंग में। उसके बाद यहाँ पाइपिंग लेंथ 3 मीटर एंड 3.5 मीटर कंटेंट डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इस वाई जॉइंट का मैं डाल देता हूँ लेंथ 7 मीटर एंड 7.2 मीटर, क्योंकि हमारा जो फाइनल एक आउटडोर यूनिट का जो सिलेक्शन होता है वो पाइपिंग लेंथ पे भी डिपेंड होता है। क्योंकि अगर पाइपिंग लेंथ आपका कम होगा, कम कैपेसिटी कम ड्यूरेशन होगा पाइपिंग लेंथ का, क्योंकि कूलिंग का लॉस होता है पाइप में भी। हीट कूलिंग लॉस की वजह से ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस केस में इंसुलेशन वगैरह की वजह से, अभी हाई टेम्परेचर की वजह से ड्यूरेशन होता है, पाइपिंग ड्यूरेशन, तो वो ड्यूरेशन भी यहाँ पे ऐड होके आउटडोर का कैपेसिटी बढ़ जाता है। मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा कैसे बढ़ता है। उसके बाद ये पाइपिंग लेंथ मैं डाल लेता हूँ यहाँ क्लिक करके। ये वाला मान लीजिए यहाँ से कितना है, मान लीजिए 5 मीटर में 8 मीटर है। यहाँ पे हम अभी डाल देते हैं 8 मीटर और इक्विवेलेंट 8 मीटर, ओके कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये वाला पाइप साइज। उसके बाद इन दोनों इंडोर यूनिट के बीच का पाइप लेंथ मान लीजिए 2.5 एंड
उसके बाद इन वाई जॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 एंड 3.2 है। यहाँ पे हमने सबका पाइपलाइन डाल दिया। पाइपलाइन थी ये भी इंडोर यूनिट, ये भी इंडोर यूनिट, और वाई जॉइंट टू वाई जॉइंट का डिस्टेंस पाइप का डल गया। यहाँ पे एक बाकी रह गया है मेरा सेकंड एक्चुअल लेंथ, वो डिपेंड करेगा और हम लोग उसको एज पर साइट यहाँ पे डिटेल में एंटर कर देंगे। ये डिस्टेंस जैसे आउटडोर यूनिट का जो डिटेल भरेंगे ना, तो वहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो पहले 16-16 32 एचपी का आउटडोर का सिलेक्शन हुआ था, बट अभी जो है 34 एचपी का हो गया है, क्योंकि 2 एचपी बढ़ गया पाइपिंग की वजह से, पाइपिंग लेंथ की वजह से। पाइपिंग लेंथ जैसे बढ़ता है उस हिसाब से आपका आउटडोर यूनिट भी बढ़ जाता है। तो अब क्या करेंगे कि अब इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट में भी, आउटडोर यूनिट का जैसे ये एल बी, ये जो मीटर इसका पाइप का लेंथ है वो भी लेंथ इंटर करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलेंगे आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आउटडोर रेफ्रिजरेंट साइकिल नेम, यहाँ साइकिल नंबर लिख दी। इसको हम क्या कर देते हैं कि साइकिल नेम 1 हो गया, इसका नेम मैं लिख देता हूँ सर्किट 1, सर्किट 1 हो गया। और यूनिट टाइप में हम क्या करेंगे कि कौन यूनिट जो है ऑलरेडी यहाँ पे उसका जो लेटेस्ट है, एम एम एस ई सेलेक्ट कर, एस एम मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम सिलेक्शन परसेंटेज जो है डाइवर्सिटी 135% तक होता है मैक्सिमम, बट हम 100% पे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेन पाइप लेंथ, एक्चुअल मेन पाइप लेंथ कौन सा हो गया, ये जो फर्स्ट टी जॉइंट से, जो फर्स्ट टी जॉइंट यहाँ से और ये फर्स्ट वाई जॉइंट का जो पाइप लेंथ होता है वो मेन होता है। एक्चुअल और इक्विवेलेंट लेंथ आपको यहाँ पे होगा। मान लीजिए एक्चुअल मेरा 4 फ्लोर का बिल्डिंग वो था, फ्लोर था फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, और 2 मीटर ऊपर लग रहा है। तो मान लीजिए 6 मीटर और 3 मीटर ऊपर और 4 मीटर का फ्लोर है, फॉर एग्जांपल 7 मीटर हो गया ये मेन पाइप लेंथ रूम तक, फर्स्ट वाई जॉइंट तक, और इक्विवेलेंट 7.5। ठीक है। अब आता है कि बिटवीन टी शेप टू आउटडोर यूनिट, एल ए एंड एल बी। बिटवीन टी शेप, यहाँ से जो फर्स्ट आउटडोर यूनिट से जो टी तक पाइप आ रहा है, सेकंड आउटडोर से जो टी तक पाइप आ रहा है, वो एल ए और एल बी का एक्चुअल लेंथ कितना है। मान लीजिए कि एक्चुअल लेंथ एक का 3 मीटर है, और एल बी जो है हमारा 4.5 मीटर है, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा पाइप। उसके बाद सेम हमारा इक्विवेलेंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट मान लीजिए 3.1 हो गया, 4.6 मीटर हो गया। उसके बाद हाइट डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग आउटडोर जो है सेम फ्लोर पे ही रख रहे हैं, आउटडोर सेकंड फ्लोर पे छत पे। तो फ्लोर हाइट डिफरेंस कितना हो गया, आउटडोर टू आउटडोर हमारा 0 होगा, तो इस पे 0 रखेंगे। अगर मान लीजिए कि एक आउटडोर हम रख रहे थे सेकंड फ्लोर की छत पे, और दूसरा आउटडोर रख रहे थे कुछ हाइट पे, जैसे 2-3 1 मीटर ऊपर रखते, तो हाइट डिफरेंस यहाँ पे 1 मीटर हो जाता है। 1 मीटर हाइट हमें मेंशन करना पड़ता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। आउटडोर का डिटेल हमने इंटर कर लिया है। यहाँ जैसे सेव हो जाएगा हम यहाँ से कट कर देंगे, तो कट कर लेते हैं। अब देखिए मेन पाइप जो भी था वो भी सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे टी टी जॉइंट का जो मॉडल है RBM B24E, ये भी सिलेक्ट होके आ गया है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पाइपिंग लीजेंड दिया हुआ है। पाइपिंग लीजेंड में आप जैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर मान लीजिए समझ में ना आए कौन सा पाइप क्या है, यहाँ दे सकते हैं। पहला नंबर होता है वो गैस पाइप का डायमीटर होता है, सेकंड होता है आपका लिक्विड पाइप का डायमीटर, सेकंड होता है एक्चुअल, फर्स्ट होता है जैसे यहाँ पे एक्चुअल लेंथ होता है पाइप का, सेकंड जो पाइप लेंथ है वो इक्विवेलेंट लेंथ होता है। वैसे ही आउटडोर यूनिट का लीजेंड यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडल नंबर हो गया, आउटडोर कूलिंग रेटेड हो गया, इंडोर कूलिंग रेटेड, टोटल वह सर्किट नंबर यहाँ पे आ गया जो भी सर्किट था। तो फाइनली हम लोग क्या किए कि इसको पाइपिंग स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम हमने बना लिया। एक एग्जांपल है, अगर मान लीजिए इसमें कोई गलती हो रखा है कैपेसिटी वगैरह में, तो आप लोग कमेंट करके
बता सकते हैं, उसमें चेंजिंग वगैरह हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सीखने के पर्पज से मैंने बनाया है। और इस क्योंकि फाइनली जो हीट लोड करते हैं, हीट लोड करने के बाद इस तरीके से हम लोग बनाते हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम, और इसको हम लोग साइट पे भेजते हैं काम करने के लिए। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस आगे बढ़ेगा इसी बेस पे। फिर अब हमें रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम जाएंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आउटपुट पे क्लिक करके हम कर सकते हैं रिपोर्ट जनरेट। या फिर और एक और चीज़ बता दूं, जैसे पहले 32 HP का था, 16 HP का 2 आउटडोर यूनिट था, बट बाद में जो पाइपिंग ड्यूरेशन की वजह से, पाइपिंग लेंथ की वजह से जो चेंज हो गया था, वो 34 HP हो गया था। वो 18 और 16 HP का दो आउटडोर यूनिट कनेक्ट करके हम लोग 34 HP का मॉड्यूल बना रहे हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे आउटडोर यूनिट के आउटपुट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आउटपुट पे क्लिक करने के बाद अब हमें मान लीजिए आपको पूरा रिपोर्ट एक्सेल में चाहिए, या फिर पूरा रिपोर्ट कार्ड में चाहिए, या फिर पूरा रिपोर्ट पीडीएफ में चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी आपको सिर्फ बताने के पर्पज से मुझे सिर्फ पीडीएफ में चाहिए, तो मैं पीडीएफ में करूँगा। एक एक रिपोर्ट को यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सबको सेव कर लेता हूँ पीडीएफ में। पीडीएफ अभी मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद आपको लोकेशन एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मैं एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं वीआरएफ के नाम से, और ओके कर देता हूँ। तो वीआरएफ का जो फोल्डर होगा उसमें ये सारा चीज़ सेव हो जाएगा। तो इसमें 1-2 मिनट लग सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि जो एडिशनल रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं सिस्टम में, उसका प्रोसेस क्या होता है कल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेट करने का। क्योंकि जो भी गैस पाइप और जैसे सक्शन और लिक्विड का पाइप होता है, उस बेस पे रेफ्रिजरेंट का जो कैपेसिटी होता है वो चेंज होता है। मान लीजिए कि एक पाइप है 35 mm का, और एक पाइप है 12 mm का। तो पर मीटर पाइप में, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर 35 mm वाले में जो नया रेफ्रिजरेंट लगेगा, उसके कंपेरिजन में 12 mm वाले पाइप में काफ़ी कम रेफ्रिजरेंट होगा, 1 मीटर अगर पाइप का कंपेरिजन किया जाए तो। और आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे भी चाहिए, तो आप टॉपिक कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसा कि मैंने बताया 1-2 मिनट लेगा ये रिपोर्ट जनरेट करने में। आउट यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आउटपुट इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसको काटिए नहीं तो रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा सही से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली हमारा रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। द फाइल आउटपुट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिए, और इसको मिनिमाइज करके आप जो फ़ोल्डर बनाए थे आप वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद वीआरएफ फ़ोल्डर, और ये रिपोर्ट आपका बन के आ गया है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को हम लोग 1 बाय 1 ओपन करेंगे और पढ़ेंगे रिपोर्ट में क्या-क्या है। तो पहला मैं पाइपिंग को खोलता हूँ, सर्किट 1 पाइपिंग। जैसे मैंने पाइपिंग का यहाँ पे जो लेआउट बनाया था, वो पाइप का आपका पीडीएफ में मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर एक पीडीएफ फाइल बन के आ गया है, जिसको आप भेज सकते हैं साइट पे काम करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 18 HP और 16 HP का 2 आउटडोर है। दोनों को LA और LB पाइप के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे एक टी शेप जॉइंट है, B24। उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का मार्किंग किया हुआ है, जैसे 3, 4, 1, 2। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1, 2, 3, 4। एक नंबर जो रेफ्रिजरेंट है वो 55 है, 2 नंबर 105 है, 3 नंबर 205 है, और 4 नंबर 305 है। सेम वैसे ही यहाँ पे 1, 2, 3 नोमेनक्लेचर लीजेंड बना के दे दिया है। उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। और इस
ड्राइंग को, इस पाइपिंग डायग्राम को आप साइट पे भेज सकते हैं। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन टीम है उसको हैंड ओवर कर दीजिए, वो लोग और डिटेल पाइपिंग लेंथ वगैरह निकाल के ऑर्डर करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे साइट पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वायरिंग। ये वायरिंग डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। वायरिंग में से आउटडोर यूनिट को चलाने के लिए मेन केबल चाहिए हमें, जो कि 3 कोर वायर है। इसका वोल्ट 3 NAC, अब 2 फेज न्यूट्रल एंड अर्थिंग दिया हुआ है। अब वोल्टेज रेंज दिया हुआ है 380 वोल्ट टू 415 वोल्ट। और यहाँ जी ये ब्लू पाइप दिख रहा है आपको, ये ब्लू जो ये आपका रेफ्रिजरेंट पाइप है, रेफ्रिजरेंट पाइप है। और ये जो रेड वाला जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा कम्युनिकेशन वायर, जो केबल हम डालेंगे इंडोर यूनिट टू इंडोर यूनिट, और फिर उसको आउटडोर यूनिट में जाके कनेक्ट कर लेंगे मास्टर और स्लेव यूनिट, जो मतलब लीडर और फॉलोअर यूनिट होता है उसमें। अब इसमें भी जैसे यहाँ पे हम लोग किस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा पीसीबी बोर्ड होगा उसमें U1 U2 पे कनेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से निकाल के हम लोग U5 एंड U6 पे कनेक्ट करेंगे जो पॉइंट दिया हुआ होगा। और ये वायर का साइज क्या होना चाहिए, वायर का लिमिटेशन क्या होना चाहिए, ये सब यहाँ पे एक लेजेंड बना के दे रखा है। जैसे आउटडोर इंडोर कंट्रोल वायरिंग, तो यहाँ पे U1 U2 का जो वायर है कंट्रोल वायर, वो 2 कोर नॉन पोलैरिटी वायर होना चाहिए। अगर वायर का साइज अगर 1 अप टू 1000 मीटर है तो 1.25 mm² का वायर लगेगा 2 कोर। अगर अगर मान लीजिए पाइपिंग वायर का लेंथ अगर 2000 मीटर तक है तो वायर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, 2 mm² का लगेगा, 2 कोर 2² mm का वायर लगेगा। सेंट्रल कंट्रोल वायरिंग U3 एंड U4 कंट्रोल वायरिंग जो होता है, जैसे यहाँ पे जो रिमोट वगैरह लगेगा U3 U4। U5 आउटडोर यूनिट कंट्रोल वायरिंग U5 U6, जो U5 U6 का ये जो वायर डल रहा है का जो होगा 2 कोर 1.25 टू 2 mm² अप टू 100 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल वायरिंग, रिमोट कंट्रोल वायरिंग बोले तो यहाँ हर एक मशीन में एक रिमोट यूनिट लगेगा, तो उस रिमोट का जो वायर होगा वो 2 कोर 0.5² mm टू 2² mm का होगा अप टू 500 mm तक। एंड सेम वैसे ही यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि कितना आउटडोर यूनिट है। मॉडल एक 34 HP का मॉडल है। जॉइंट है आपका जो टी जॉइंट एक है। इंडोर यूनिट मॉडल यहाँ पे दे रखा है, मॉडल वाइज इंडोर यूनिट दे दिया यहाँ पे। सीलिंग पैनल, जो पैनल हम लोग लगाएंगे उसके बाद जो वाई जॉइंट है, जैसे टोटल हमारे पास 11 मशीन था तो यहाँ पे 10 वाई जॉइंट होगा, 3 2 5 4 9। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट दे रखा है। उसके बाद टी जॉइंट भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 डिटेल है। आप और डिटेल में पढ़ेंगे बना के तो और समझ में आएगा अच्छे से। 3 नंबर देखते हैं, वायरिंग डायग्राम है। बस वही वाला वायरिंग डायग्राम U1 U2 ये वाला वायर आ रहा है, फिर U1 U2 जितना भी इंडोर यूनिट है सब पे वो वायर कनेक्ट होगा U1 U2। इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल वायर और कम्युनिकेशन वायर। अभी पावर केबल है, पावर केबल हम सब यूनिट पे देंगे। और इसका वायर साइज पहले ही बता, इसे देख सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट, 2 कोर सीडेड केबल होना चाहिए, और यहाँ पे साइज दे रखा है। कंट्रोल वायरिंग बिटवीन आउटडोर यूनिट हो गया। उसके बाद रिमोट कंट्रोल वायरिंग, रिमोट के लिए जो वायर लगेगा वो दे रखा है। तो पावर सप्लाई क्या होगा, यहाँ हर एक चीज़ मतलब दिया हुआ है, आप देख के प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट आप इससे बना, जैसे प्राइस मैंने वहाँ पे डाला हुआ नहीं था तो यहाँ पे 00 है। अगर हम लोग शुरू में एंटर करते प्राइस वगैरह यूनिट के यूनिट रेट के साथ टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल टोटल इक्विपमेंट लिस्ट आपको दिखा देगा कि आउटडोर यूनिट मॉडल कौन सा है, इंडोर यूनिट कितना था, आउटडोर कनेक्शन किट कौन सा है जो दोनों आउटडोर को कनेक्ट कर रहा है, वाई जॉइंट से कौन सा, उसका मॉडल नेम क्या है, एसेसरीज में उसका पैनल लगेगा, पैनल का मॉडल
यहाँ पे दे दिया है। 10 मॉडल इसलिए है क्योंकि एक हम लोग डक्टेबल मशीन लगा रहे हैं और डक्टेबल मशीन में अलग से कोई पैनल वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ कैसेट में लगता है। कुछ नहीं है। रिपोर्ट इक्विपमेंट लिस्ट, ठीक है, ये वही वाला है इक्विपमेंट लिस्ट, यहाँ पे बना के दिया हुआ है। इंडोर यूनिट कैटलॉग, ये इंडोर यूनिट का कैटलॉग है, जो आप इंडोर यूनिट लगा रहे हैं ना उसका डिटेल दे दिया। इस तरह का कैसेट यूनिट ये होता है, उसका टोटल कैपेसिटी वगैरह मॉडल वाइज, जो भी पाइप साइज है वो सब यहाँ पे दे रखा है। और ये डक्टेबल कंसील डक्टेबल यूनिट लगा रहे हैं, उस डक्टेबल यूनिट का जो भी एक्सटर्नल डायमेंशन जो होगा, मशीन का विड्थ हाइट और डेप्थ जो भी है यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आउटडोर का कैटलॉग दे दिया। आउटडोर 18 और 16 HP का लगाया रहता है। यहाँ पे 18 HP का और 16 HP का डिटेल दे दिया मशीन का डायमेंशन के साथ। तो आप इसको देखिए, बनाइए, खुद से पढ़िए, समझ में आएगा। तो ये टेबल हो गया, टेबल में कुछ नहीं, वही डिटेल दे रखा होता है यूनिट का, कितना लगा जो फर्स्ट टेबल में दे रखा था। वायर का डिटेल यहाँ पे है। ये मशीन का मॉडल वाइज फॉरवे कैसेट मीटिंग रूम, ये टोटल आपको एक लिस्ट बना के दे दिया जो आप कंपेरिजन कर सकते हैं। टेम्परेचर, कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल लोड भी दे दिया, इलेक्ट्रिकल डेटा, जैसे देखिए मीन MCA कितना होना चाहिए, MOCP कितने का होना चाहिए, सब हाई फाइन स्पीड है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी डिटेल मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार और मैं बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।